नमस्कार। आज के स्पेशल एनालिसिस सेशन में हम बात करेंगे भारत के सामरिक पड़ोस की। इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात होती है तो थियरीज तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन असली कहानी उन संधियों, सीमाओं और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में छिपी है जो रोज हमारे न्यूज़ फीड में रहते हैं। आज इस पूरे कॉम्प्लेक्स डोजियर को डीकोड किया जाएगा। शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मेरा नाम है कौशल और मैं यूपी पुलिस में हूं और इस क्लास से हम एक क्वेश्चन पक्का करने वाले हैं। इसके बाद डिटेल्स में पढ़ाना शुरू करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज हम मुख्य रूप से 6 रणनीतिक हिस्सों पर फोकस करेंगे। भारत का सामरिक भूगोल, चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौतियां, हमारे ऐतिहासिक मित्र, बफर स्टेट्स और फाइनली मास्टर ट्रीटी और थ्रेट मैट्रिक्स। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा है भारत का सामरिक भूगोल, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स को समझने से पहले ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी का बेस है। भारत दक्षिण एशिया के बिल्कुल सेंटर में है। हमारी ज्योग्राफी ही ये तय करती है कि हमें अपनी समुद्री सुरक्षा को कितना टाइट रखना है और हिमालय की चोटियों पर अपनी पकड़ कितनी मजबूत बनानी है। एक तरफ हमारे पास एक बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, तो दूसरी तरफ बेहद कॉम्प्लेक्स लैंड बॉर्डर्स हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी सीमाओं में कितनी भयंकर वैरायटी है। सबसे लंबी जमीनी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, जो करीब 4096 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, जो कि पीओके के थ्रू लगती है। अब इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि एक तरफ तो नेपाल और भूटान जैसी एकदम खुली और शांत सीमाएं हैं और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के साथ वो बॉर्डर्स हैं जहां हमेशा कुछ न कुछ विवाद चलता रहता है। साथ ही श्रीलंका और मालदीव हमारे सबसे अहम समुद्री पड़ोसी हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रमुख चुनौतियां यानी चीन और पाकिस्तान। चलिए सबसे बड़े सिरदर्द की बात करते हैं। अगर हम पाकिस्तान के साथ हुए विवादों और समझौतों की टाइमलाइन पे नजर डालें तो एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न दिखता है। 1947 से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के पुलवामा जैसे दर्दनाक हमलों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन उसी दौरान 1960 की सिंधु जल संधि, 1972 का शिमला समझौता और हाल ही में 2019 का करतारपुर कॉरिडोर जैसे शांति के प्रयास भी हुए। मतलब रिश्ते में हमेशा एक एक्सट्रीम टेंशन बनी रही है। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा तुरंत वापस ले लिया था। अब अगर चीन के रवैये को एनालाइज करें तो उनकी डबल पॉलिसी बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ वो कूटनीति का दिखावा करते हैं, जैसे 1950 में कूटनीतिक मान्यता देना और 1954 का पंचशील समझौता, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 1962 का युद्ध, 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ और LAC पर रोज रोज के विवाद। चीन की डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल वाली पॉलिसी और CPEC जैसी विस्तारवादी नीतियां एक बहुत बड़ा खतरा है। यही वजह है कि भारत ने अपनी संप्रभुता से कोई समझौता न करते हुए चीन के BRI को सिरे से खारिज कर दिया। तीसरा हिस्सा है ऐतिहासिक मिथ और अस्थिरता। अब थोड़ा पूरब और समंदर की तरफ चलते हैं, जहां हमारे पुराने दोस्त तो हैं, लेकिन वहां की अंदरूनी उथल-पुथल हमारी टेंशन बढ़ा रही है। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों को अगर एक तराजू पर रखा जाए तो बैलेंस बनाना काफी मुश्किल लगता है। एक पल्ले पर हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक अचीवमेंट्स हैं, जैसे 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत का फुल सपोर्ट और 2015 का ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लेकिन दूसरे पल्ले पर भारी भरकम चुनौतियां भी हैं। तीस्ता जल विवाद, अवैध घुसपैठ और सबसे ताज़ा मामला 2024 में शेख हसीना सरकार का अचानक गिरना। ये जो राजनीतिक अनिश्चितता है और ऊपर से वहां चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये सच में एक बहुत गहरी चिंता का विषय है। अब बात म्यांमार की, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का असली गेटवे है। कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के रूट को समझना बहुत जरूरी है। ये कलकत्ता से शुरू होता है, समंदर के रास्ते म्यांमार के सिटवे पोर्ट पहुंचता है और फिर वहां से मिजोरम तक जाता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर है। लेकिन दिक्कत क्या है? 2021 का मिलिट्री कूप, रोहिंग्या क्राइसिस और पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को वहां मिलने वाला सेफ हेवन। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे किसी पड़ोसी देश के अंदरूनी अस्थिरता हमारे करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगा सकती है। समुद्री पड़ोसी श्रीलंका का केस भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है।
2022 में जब वहां भयंकर आर्थिक संकट आया तो भारत ने एक सच्चे संकट मोचक की तरह सामने आकर करीब $4 बिलियन की मदद की। ये हमारी मजबूत और पॉजिटिव कूटनीति का सबूत है। लेकिन वहां कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का कंट्रोल और वहां जासूसी जहाजों का आना जाना। ये हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है। इसके अलावा 13वें संशोधन और मछुआरों वाला विवाद तो आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। चौथा हिस्सा है बफर स्टेट्स और पश्चिम। चलिए अब हिमालय की वादियों का रुख करते हैं और समझते हैं कि हमारे इन महत्वपूर्ण बफर स्टेट्स में क्या चल रहा है। नेपाल के साथ हमारा रिलेशन सिर्फ कागजी कूटनीति वाला नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक रोटी बेटी का रिश्ता है। इसकी बुनियाद 1816 की सुगौली संधि और 1950 की शांति और मैत्री संधि पर टिकी है। लेकिन आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटी थोड़ी बदल गई है। नेपाल का धीरे धीरे चीन की तरफ झुकना और काला पानी या लिपुलेख जैसे इलाकों पर सीमा विवाद उठाना ये साफ इशारा करता है कि पुराने और पक्के दोस्तों के साथ भी आज के दौर में रिश्ते बहुत संभलकर हैंडल करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ है भूटान, जो बिना किसी शक की भारत का सबसे भरोसेमंद सामरिक सहयोगी है। 1949 की मैत्री संधि से लेकर 2006 के बड़े हाइड्रो पावर अग्रीमेंट्स तक ये रिश्ता वाकई एक मिसाल है। 2017 का डोकलाम विवाद तो याद ही होगा। वहां भारत ने भूटान की रक्षा के लिए सीधा स्टैंड लिया और एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। हाँ, भूटान के सामने भी बाहरी कर्ज और अपनी नई टूरिज्म पॉलिसीज को लेकर कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह शील्ड हमेशा हमारे लिए मजबूत रही है। अगर पश्चिम की ओर देखें तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध पूरी तरह से डेवलपमेंट और पार्टनरशिप पर बेस्ड रहे हैं। हमने वहां सलमा डैम बनाया, जिसे अफगान भारत मैत्री बांध कहते हैं, नया संसद भवन बनाया और जारांज दिलाराम हाईवे जैसी बड़ी परियोजनाएं पूरी की। यहां तक कि ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करके हमने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए एक नया ट्रेड रूट भी खोल दिया। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल पलट चुकी है। 2021 में तालिबान के वापस आने के बाद से वहां कूटनीतिक तौर पर एक सन्नाटा छा गया है और आतंकवाद का खतरा फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पांचवां हिस्सा, मास्टर ट्रीटी और थ्रेट मैट्रिक्स। ये इस पूरी क्लास का सबसे क्रूशियल सेक्शन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीक शीट साबित होगा। इस मास्टर ट्रीटी इंडेक्स को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। इसे याद रखने के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं: शांति और मैत्री संधियां, जल समझौते और सीमा समझौते। शांति संधियों में 1949 का भूटान और 1972 का बांग्लादेश एग्रीमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। पानी के बंटवारे की बात करें तो 1960 की सिंधु जल संधि टॉप पर आती है, और बॉर्डर्स के लिए 1816 की सुगौली संधि और 2015 का बांग्लादेश के साथ LBA। एग्जाम में सीधे साल और ट्रीटी मैच करने के लिए आते हैं, इसलिए ये डेटा उस एक क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए मास्टर की है। अब आते हैं द नेबरहुड थ्रेट मैट्रिक्स पर। अगर हम अपने पड़ोस के प्रमुख खतरों को एनालाइज करें तो 2 चीजें सबसे ज्यादा हाईलाइट होती हैं: चीन का बढ़ता प्रभाव और राजनीतिक अस्थिरता। हमारी विदेश नीति के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारे पड़ोसी देशों में सरकारें स्टेबल नहीं रहती, कभी भी तख्तापलट हो जाता है या क्राइसिस आ जाता है, और चीन बस इसी मौके की तलाश में रहता है कि कैसे इस अस्थिरता का फायदा उठाकर वहां घुसपैठ की जाए। और इन्हीं सब वजहों से हमें अपने स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स की रक्षा करनी पड़ती है। 2017 में हमने डोकलाम में खड़े होकर अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को चीन से कैसे प्रोटेक्ट किया, ये उसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसी तरह पश्चिम में पाकिस्तान के रास्ते में आने वाली रुकावटों को ख़त्म करने के लिए हमने ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक ऑल्टरनेटिव रूट तैयार किया। इसे ही कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। छठा और आखिरी हिस्सा, रणनीतिक सारांश। अब टाइम आ गया है कि इस पूरे एनालिसिस को समराइज किया जाए। इस पूरे सामरिक डोजियर का कंक्लूजन 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला पिलर है सांस्कृतिक निकटता। हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते सिर्फ नक्शे की वजह से नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक हिस्टोरिकल ट्रस्ट और कल्चरल बॉन्ड है। दूसरा पिलर है आंतरिक अस्थिरता। पड़ोस में होने वाले बार बार के तख्तापलट और क्राइसिस हमारी संधियों को कमजोर कर देते हैं। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक पिलर है, द चाइना फैक्टर। अपने डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल से लेकर अपनी अग्रेसिव पॉलिसीज तक चीन हर तरफ से हमारे लिए एक कंबाइंड सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट कर रहा है। तो इस पूरी क्लास के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है,
भारत अपने इन ऐतिहासिक और कल्चरल संबंधों को पड़ोसियों की बढ़ती इंटरनल इंस्टेबिलिटी और चीन के आक्रामक विस्तार के साथ आखिर कैसे बैलेंस करेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, 21वीं सदी में हमारी कूटनीति का सबसे बड़ा टेस्ट है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।